डियर स्टूडेंट्स, आज हम 10th साइंस का अध्याय 6 जैव प्रक्रम का 8वां भाग पढ़ेंगे। हम अब तक जैव प्रक्रम पोषण और श्वसन के बारे में पढ़ चुके हैं। हमने हमारे पिछले भाग में जैव प्रक्रम वहन पढ़ा था, जिसमें हमने पौधों में कैसे वहन होता है ये जानकारी ली थी। आज हम मनुष्यों में कैसे वहन होता है ये देखते हैं। मनुष्यों में वहन तंत्र के 3 मुख्य घटक हैं: रुधिर यानी ब्लड, हृदय यानी हार्ट और रुधिर वाहिकाएँ यानी ब्लड वेसल्स। रुधिर एक तरल माध्यम प्रदान करता है जिसकी सहायता से भोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड व अन्य पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाए जाते हैं। हृदय यानी हार्ट एक पंप की तरह कार्य करता है और रुधिर यानी ब्लड को शरीर के विभिन्न अंगों तक जल्दी पहुंचाता है। तीसरी है रुधिर वाहिकाएँ यानी ब्लड वेसल्स। ये नली के आकार की होती हैं और रुधिर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में मदद करती हैं। आइए अब हम इनके बारे में विस्तृत अध्ययन करते हैं। पहला घटक है रुधिर यानी ब्लड, जिसे हम रक्त या खून भी कहते हैं। रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है। रुधिर के अंदर एक तरल माध्यम होता है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं और इस प्लाज्मा में 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं: आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स। आरबीसीज यानी लाल रुधिर कणिकाएं यानी रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कार्पसल्स। इनमें हीमोग्लोबिन नामक एक वर्णक उपस्थित होता है जो ऑक्सीजन के साथ जुड़कर इनको लाल रंग देता है। रक्त का लाल रंग आरबीसीज में उपस्थित इस हीमोग्लोबिन वर्णक के कारण होता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का परिवहन करता है। दूसरी कोशिकाएं हैं डब्ल्यूबीसीज यानी वाइट ब्लड सेल्स या वाइट ब्लड कार्पसल्स यानी श्वेत रक्त कणिकाएं। ये हमारे शरीर की बीमारियों से लड़ने में सहायता करती हैं। तीसरी हैं प्लेटलेट्स। ये खून का थक्का बनाती हैं यानी ब्लड क्लॉटिंग करती हैं। जब हमें चोट लग जाती है तो उस स्थान से अधिक खून बहने लगता है, तो प्लेटलेट्स उस स्थान पर खून का थक्का बना देती हैं जिससे हमारे रक्त की हानि ना हो। वहन तंत्र का दूसरा घटक है हृदय यानी हार्ट। यह बंद मुट्ठी के आकार का होता है और इसकी भित्ति हृदय पेशी यानी कार्डिक मसल्स की बनी होती है। हमारे हृदय में मुख्यतः 4 कक्ष पाए जाते हैं। 2 कक्ष ऊपर की ओर और छोटे होते हैं जिन्हें हम आलिंद या एट्रिया या ऑरिकल कहते हैं। इनकी स्थिति के आधार पर हम इन्हें बायां आलिंद यानी लेफ्ट एट्रियम और दायां आलिंद यानी राइट एट्रियम कहते हैं। 2 कक्ष बड़े होते हैं जिन्हें हम निलय या वेंट्रिकल कहते हैं। ये नीचे की ओर स्थित हैं, जैसा कि हम चित्र में देख सकते हैं। ये भी स्थिति के अनुसार बायां निलय यानी लेफ्ट वेंट्रिकल और दायां निलय यानी राइट वेंट्रिकल हैं। ये आलिंद और निलय एक दूसरे से पट यानी सेप्टम के द्वारा अलग अलग होते हैं। 2 आलिंदों के बीच उपस्थित सेप्टम या पट को हम कहते हैं अंतर आलिंद पट। अंतर मतलब बीच में, आलिंद 2 आलिंदों के बीच में। उसी प्रकार 2 निलय के बीच में अंतर निलय पट यानी इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। इन आलिंदों और निलय को एक दूसरे से अलग करने वाले पट यानी सेप्टम को हम कहते हैं आलिंद निलय पट यानी इंट्रा ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम। ये आलिंद और निलय एक दूसरे से आलिंद निलय पट में उपस्थित छिद्र के द्वारा जुड़े होते हैं। दाहिने आलिंद और दाहिने निलय के छिद्र पर एक वाल्व यानी कपाट पाया जाता है जिसे ट्राइकप्सिड वाल्व या त्रिवलनी कपाट कहते हैं। ऐसे ही बाएं आलिंद और बाएं निलय के छिद्र पर द्विवलनी कपाट यानी बाइकप्सिड वाल्व पाया जाता है। इन कपाटों या वाल्व का क्या कार्य है? ये रुधिर को एक ही दिशा में जाने देते हैं यानी आलिंद से निलय, और ये कपाट वापसी या उल्टे प्रवाह को रोकते हैं यानी निलय से आलिंद में रुधिर को जाने से रोकते हैं। वहन तंत्र का तीसरा घटक है रुधिर नलिकाएं यानी ब्लड वेसल्स। ये 2 प्रकार की होती हैं: धमनी और सिराएं। धमनी यानी आर्टरीज, ये वे रुधिर वाहिकाएं हैं जो रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक लेकर जाती हैं। इनकी भित्ति मोटी और लचीली होती है क्योंकि रुधिर हृदय से अधिक दाब से निकलता है और उस अधिक दाब को सहन करने के लिए इनकी भित्ति मोटी होती है। दूसरी नलिकाएं यानी ब्लड वेसल्स हैं सिराएं यानी वेन्स। ये शरीर के विभिन्न अंगों से रुधिर को इकट्ठा करके वापस हृदय में लाती हैं। इनको मोटी भित्ति की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि विभिन्न अंगों से इकट्ठे किए हुए रक्त में अधिक दाब नहीं होता। किसी अंग या ऊतक पर पहुंचकर धमनियां यानी आर्टरीज
अनेक छोटी छोटी वाहिकाओं में विभाजित हो जाती है। इन वाहिकाओं को हम केशिकाएं या कैपिलरीज कहते हैं। कैपिलरीज की भित्ति पतली होती है, जिससे रुधिर और आसपास की कोशिकाओं के मध्य पदार्थों का आदान प्रदान आसानी से या सरलता से हो सकता है। आइए अब हम देखते हैं यह वहन तंत्र कैसे कार्य करता है। हमने श्वसन प्रक्रम के दौरान पढ़ा था कि ऑक्सीजन फुफ्फुस में उपस्थित कूपिकाओं के द्वारा रक्त में मिला दी जाती है। यह ऑक्सीजन युक्त रक्त यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फुफ्फुसीय सिराओं यानी पल्मोनरी वेन्स के द्वारा बाएं आलिंद यानी लेफ्ट ऑरिकल में चला जाता है। बायां आलिंद संकुचन करके इस रक्त को बाएं निलय में भेज देता है। किसके द्वारा? बाइकप्सिड वाल्व के द्वारा। बायां निलय फिर से संकुचन करके इसे महाधमनी यानी डोर्सल एरोटा में भेज देता है, जिसके द्वारा यह शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंच जाता है। जब बायां निलय संकुचन कर रहा होता है उस समय यह द्विवल्नी कपाट यानी बाइकप्सिड वाल्व बंद हो जाता है, जिससे रक्त निलय से वापस आलिंद में न जा सके और यह रक्त सीधा महाधमनी में भेज दिया जाता है। महाधमनी इसको शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाती है और अंगों में उपस्थित विभिन्न केशिकाओं के द्वारा इस ऑक्सीजन युक्त रक्त में से ऑक्सीजन विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचा दी जाती है। कोशिकाओं में भोजन का ऑक्सीकरण होता है, जैसा कि हमने श्वसन में पढ़ा था। ऑक्सीकरण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और यह कार्बन डाइऑक्साइड केशिकाओं के ही द्वारा यानी कैपिलरीज की पतली भित्ति के द्वारा वापस रुधिर में मिल जाती है। अब इस रक्त को जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड घुली हुई है हम कहते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी ऑक्सीजन रहित रुधिर। यह रुधिर शरीर के विभिन्न भागों से इकट्ठा होकर महाशिरा यानी वेना केवा के द्वारा दाएं आलिंद में पहुंचा दिया जाता है। दाएं आलिंद संकुचन करके इसे दाएं निलय में पहुंचा देता है। किसके द्वारा? ट्राइकप्सिड वाल्व यानी त्रिवल्नी कपाट के द्वारा। दायां निलय संकुचन करके इसे वापस फेफड़ों यानी फुफ्फुस तक पहुंचा देता है। किसके द्वारा? पल्मोनरी आर्टरी यानी फुफ्फुसीय धमनी के द्वारा। जब दायां निलय संकुचित हो रहा होता है उस समय त्रिवल्नी कपाट यानी ट्राइकप्सिड वाल्व बंद हो जाता है, जिससे रक्त वापस आलिंद में ना जा सके और फुफ्फुसीय धमनी के द्वारा फेफड़ों तक आसानी से पहुंचाया जा सके और इन फेफड़ों के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली जाती है और फेफड़ों में से ऑक्सीजन रक्त में मिल जाती है और इस प्रकार यह एक चक्र पूरा होता है। आइए इसको दोबारा देखते हैं। ऑक्सीजन मिला हुआ रक्त यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फुफ्फुस से फुफ्फुसीय शिरा के द्वारा बाएं आलिंद यानी लेफ्ट एट्रियम में पहुंचता है। बायां आलिंद इसे बाएं निलय में भेजता है। बाएं निलय से यह रक्त महाधमनी के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाता है। विभिन्न भागों से कार्बन डाइऑक्साइड घुला हुआ रक्त यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें ऑक्सीजन नहीं है महाशिरा के द्वारा दाएं आलिंद में पहुंचाया जाता है। दाएं आलिंद से यह दाएं निलय में जाता है। दायां निलय इसे फुफ्फुसीय धमनी के द्वारा वापस फुफ्फुस में भेज देता है, जहां से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल दी जाती है और ऑक्सीजन ले ली जाती है। इस प्रकार हमने देखा कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन रहित रुधिर हृदय में आपस में कभी नहीं मिलते। विऑक्सीजनित रक्त हृदय के दाएं भाग में रहता है यानी दाएं आलिंद और दाएं निलय में, और ऑक्सीजन युक्त रक्त हृदय के बाएं भाग में रहता है यानी बाएं आलिंद और बाएं निलय में। और हमने देखा प्रत्येक चक्र में रुधिर 2 बार हृदय में से गुजरता है, इसलिए इसे दोहरा परिसंचरण तंत्र यानी डबल सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। यह दोहरा परिसंचरण तंत्र मनुष्यों और पक्षियों में पाया जाता है क्योंकि ये समतापी जीव हैं, यानी इनके शरीर का तापमान हमेशा एक जैसा रहता है। इन्हें अपना एक जैसा तापमान बनाए रखने के लिए निरंतर ऊर्जा की आवश्यकता होती है और दोहरा परिसंचरण तंत्र शरीर के सभी भागों तक अधिक दक्षता के साथ ऑक्सीजन पहुंचाता है, जिससे ऊर्जा की आवश्यकता आसानी से पूरी हो जाती है। इसके विपरीत विभिन्न जीव जो विषमतापी हैं यानी उनके शरीर का तापमान पर्यावरण के तापमान पर निर्भर है, उन्हें अपने शरीर के तापमान को बनाए रखने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता नहीं पड़ती। ऐसे जीवों में एकल परिसंचरण तंत्र यानी सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। वे कुछ हद तक ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित रुधिर को आपस में मिलना सहन कर सकते हैं, जैसे कि मछली जिसके हृदय में केवल 2 कोष्ठ होते हैं, ऑरिकल और वेंट्रिकल।
आलिंद और निलय। रुधिर हृदय से क्लोम में भेज दिया जाता है, जहाँ पर यह ऑक्सीजनित हो जाता है और वहाँ से सीधा शरीर में भेज दिया जाता है। यानी मछलियों के शरीर में एक चक्र में केवल एक बार ही रुधिर हृदय में से गुजरता है। दूसरे जीव है जल स्थलचर या सरीसृप यानी एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स। इन जंतुओं में 3 कोष्ठीय हृदय होता है। इनमें 2 ओरिकल यानी आलिंद और 1 वेंट्रिकल यानी निलय पाया जाता है। ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित रुधिर वेंट्रिकल यानी निलय में मिल जाता है और जिसे ये पूरे शरीर को भेजते हैं। इन जीवों में ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित रुधिर का मिलना कुछ सीमा तक सहन कर लिया जाता है क्योंकि इनकी ऊर्जा की आवश्यकता कम है, जबकि पक्षियों में और मनुष्यों में तापमान को बनाए रखने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता अधिक है। इसलिए उनमें दोहरा परिसंचरण तंत्र है जिसमें ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित रुधिर आपस में कभी नहीं मिलते और इसके कारण ये ऑक्सीजन को अधिक दक्षतापूर्वक शरीर के सभी भागों में पहुंचा देते हैं और ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा कर लेते हैं। हम इस परिसंचरण तंत्र को 2 भागों में बांट सकते हैं। रुधिर का फुफ्फुस यानी फेफड़ों से हृदय तक का परिसंचरण पल्मोनरी सर्कुलेशन यानी फुफ्फुसीय परिसंचरण कहलाता है और रुधिर का हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक का परिसंचरण सिस्टेमिक सर्कुलेशन यानी दैहिक परिसंचरण कहलाता है। मनुष्यों में रुधिर के अलावा पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक वहन करने का कार्य एक अन्य तंत्र द्वारा भी किया जाता है जिसे हम लसिका तंत्र या लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। आइए देखते हैं यह क्या है। लसिका यानी उत्तक तरल, जिसे हम लिम्फ या टिश्यू फ्लूइड भी कहते हैं। हमारे शरीर में उत्तकों की विभिन्न कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान होता है जिसे हम अंतरकोशिकीय अवकाश कहते हैं। केशिकाओं यानी कैपिलरीज की भित्ति में उपस्थित छोटे छोटे छिद्रों के द्वारा कुछ प्लाज्मा, प्रोटीन और रुधिर की कोशिकाएं उस खाली स्थान यानी अंतरकोशिकीय अवकाश में आ जाती हैं और वो उत्तक तरल या लसिका का निर्माण करते हैं। यानी लिम्फ या टिश्यू फ्लूइड क्या है? उत्तक के आसपास उपस्थित द्रव्य। यह रुधिर के प्लाज्मा की तरह ही है, यानी यह भी एक तरल माध्यम है, परंतु यह रंगहीन होता है और इसमें कुछ मात्रा में प्रोटीन भी होते हैं, जैसा कि हम चित्र में देख सकते हैं। यह एक अन्य प्रकार का द्रव है जो कि वहन में सहायता करता है। लसिका अंतरकोशिकीय अवकाश से लसिका केशिकाओं में चला जाता है, यानी लिम्फेटिक कैपिलरीज में चला जाता है, जो आपस में मिलकर एक बड़ी लसिका वाहिका यानी लिम्फेटिक वेसल बनाती हैं और यह लसिका वाहिका अंत में एक बड़ी सिरा में खुलती है और इस तरल को रुधिर में मिला देती है। पची हुई वसा का वहन भी लसिका के द्वारा ही होता है। आज के लिए इतना ही। आज हमने मनुष्यों में वहन कैसे होता है ये सीखा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर वीडियोज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल डॉक्टर आशीष मलिक।